सो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आरंभ बैच। मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे लाडले लाडले बच्चों, व्हाट्सअप, क्या चल रहा है? सब कुछ बढ़िया? चलिए ग्रेट। तो पिछले लेक्चर में मैंने मेरे प्यारे बच्चों के साथ में क्या डिस्कस कर लिया था? मैंने आप लोगों के साथ में आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तक की बात कर ली थी। अब आज इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाले फैक्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड प्यारे बच्चों। चलिए गाइस, सो हेडिंग डाल लो आप लोग हमारी अगली प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर मैं बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, लेकिन इसका जो असली फील आएगा वो तुमको केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, क्योंकि वहां पर हम लोग सीखने वाले हैं क्या सीखने वाले हैं? हम लोग सीखने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है, कब होती है, किस प्रकार होती है, और उसमें फिर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन यहां पर हम लोग इसको हल्के फुल्के तरीके समझने की कोशिश करते। देखिए बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इट इज द कैपेसिटी, इसको आप लोग मेरी लैंग्वेज में याद करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट या टू attract the shared pair of electron, to attract the shared pair of electron towards itself। यानी क्या मतलब? एक एटम की कैपेसिटी एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, यानी यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे दैट it is different from ionization enthalpy and electron gain enthalpy, because these are dependent on isolated gaseous atom, isolated गैशियस एटम। इसका मतलब क्या है सर, थोड़ा समझाओ। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी? जब एक एटम अपने गैशियस फॉर्म में होता है तब आप उस एटम को कितनी एनर्जी देते हो ताकि उसका इलेक्ट्रॉन उसे छोड़ के चला जाए। जब एक एटम अपने गैशियस फॉर्म में होता है तब उसे इलेक्ट्रॉन देने पर वो कितनी एनर्जी लेता है या कितनी एनर्जी छोड़ता है। ये था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी दोनों चीजें एक आइसोलेटेड गैशियस एटम पर डिपेंड करती है। लेकिन जब मैं आप लोगों से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट की बात करूंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन अ ग्रुप ऑफ एटम। यानी जब दो एटम एक दूसरे के साथ में कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब काम करेगी? ये काम करेगी व्हेन टू एटम्स आर कोवेलेंटली, when two atoms are covalently bonded, यानी यहां पर आइसोलेटेड का या गैशियस का कोई रोल नहीं है। जब तुम्हारे दो एटम एक दूसरे के साथ में कोवेलेंटली जुड़ जाएंगे, एंड कोवेलेंटली जुड़ने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जुड़ जाएंगे, तब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट सामने आता है। एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू रिलीज और टू लेट गो द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी कि ये एटम की कैपेसिटी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाने दे। अब इसे देखो, मैं आपको अपनी भाषा में बढ़िया समझाता हूं।
इमेजिन करो दो भाई हैं, एक का नाम है राजू या एक का नाम है राजा और एक का नाम है प्रेम। बोले तो अपने जुड़वा टू के दो भाई प्रेम एंड राजा। इनके पिताजी ने, इनके बाप ने इन्हें 100 स्क्वायर फीट बाय 100 स्क्वायर फीट का एक ज़मीन गिफ्ट करी, यानी जिस ज़मीन की लंबाई भी 100 फीट है और चौड़ाई भी 100 फीट है। अब आप बताओ राजा और प्रेम में जब बंटवारा होगा तो राजा को कितनी जगह मिलेगी? ऑब्वियसली राजा को 50 बाय 100 का प्लॉट राजा को मिलेगा एंड 50 बाय 100 का प्लॉट प्रेम को मिलेगा। लेकिन राजा थोड़ा बदमाश है, राजा थोड़ा बदमाश है, चतरा है, और प्रेम बेचारा सीधा साधा भोला भाला ओ यो टाइप का है। तो जब राजा एक रात को उठेगा, राजा एक रात को उठेगा और धीरे से ये जो उसके पिताजी ने बाउंड्री खींची थी, इस बाउंड्री को रोज़ रात में उठेगा और धीरे धीरे बाउंड्री को खसका के इतना इधर कर देगा। और प्रेम को पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ हो रहा है। प्रेम बेचारा सीधा है, उसको तो पता ही नहीं कि क्या हो गया। अब जब प्रेम कंस्ट्रक्शन करना चालू करेगा और जब उसके प्लॉट की नपती होगी तब उस बेचारे के पास में 30 ही प्लॉट निकलेगा 30 बाय 100 का। मतलब प्रेम के पास में अब 70 बाय 100 का प्लॉट हो गया, यानी राजा ने प्रेम के प्लॉट पर 20 फीट पर कब्जा कर लिया। वो इसकी बाउंड्री में 20 फीट घुस गया। जैसे चाइना घुस जाता है ना हमारी बाउंड्री में, उधर से पाकिस्तान घुस रहा है, इधर से चाइना घुस रहा है और हम बोल रहे हैं हमारा कश्मीर, हमारा जम्मू, और वो ऐसा रह गया है। तो इधर से चाइना, उधर साइड से भी घुस रहा है। तो ये इस तरीके की हरकत कर रहा है, थोड़ा थोड़ा घुस रहा है, मतलब पूरा कब्जा नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा सा कब्जा कर लेता है। सो यहाँ पर मैं बोलूँगा राजा इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड प्रेम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बोलो क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? अब इसी को देखकर हम लोग ये समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर देखो। जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक हाइड्रोजन नामक एटम है। अब ये हाइड्रोजन नामक एटम का एक इलेक्ट्रॉन ये होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इस हाइड्रोजन के आसपास अभी ऐसा ऐसा घूम रहा है, तो ये आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है। अब मान लो इसके सामने आ गया फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये तुमको फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है। ऑब्वियसली फ्लोरीन थोड़ा ऐसा दिखेगा। अब इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई, इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। लेकिन तुम लोग जानते हो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड हाइड्रोजन फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को तो देखो अपने पास रख रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो भी हाइड्रोजन के नज़दीक था उसने उसको खींच के अपने नज़दीक कर लिया और हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर कर दिया। तो अब हाइड्रोजन का शेप देखो बिगड़ गया, हाइड्रोजन का शेप बेचारे का बिगड़ गया, लेकिन फ्लोरीन तो अभी भी गोलम मटोल है, गोल मटोल गोल मटोल गोल मटोल। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी ओर खसका लेना, इस वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों? सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी फ्लोरीन के पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन के पास में कैपेसिटी है कि वो हाइड्रोजन के और फ्लोरीन के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींच ले। तो ये जो तुम्हारा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करा फ्लोरीन ने, अपनी ओर खींच लिया, अपनी ओर खिसका लिया। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की, आई रिपीट, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी? अब आपके मन में सवाल आएगा, सर हमको कैसे पता चलेगा कि कोई एटम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या कोई एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर हमको भी तो पता चलना चाहिए, आप तो केमिस्ट्री पढ़ाते हो और आप तो 5-6 साल 7 साल से पढ़ा रहे हो, तो भैया आपको तो रट गया। हम तो बेचारे गरीब बच्चे, हमको तो इंग्लिश भी पढ़ना, हिंदी भी पढ़ना, मैथ्स भी पढ़ना, बायो भी पढ़ना, फिजिक्स भी पढ़ना है, बाबू सोना के मैसेज भी पढ़ने हैं, बहुत प्रेशर है सर हम पे, रील्स भी बनानी है, बहुत प्रेशर है, यूट्यूब भी देखना है, तो हम कितना याद करें? आप हमें बताओ।
तो भाई हम समझेंगे दैट व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर बिहाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए कौन कौन से फैक्टर अपने रिस्पॉन्सिबल है। चलो सबसे पहली बात इज द एटॉमिक रेडियस। सबसे पहला फैक्टर क्या है? एटॉमिक रेडियस। जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस बढ़ता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, और जितनी ज़्यादा एटॉमिक रेडियस छोटी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी बड़ी हो जाती है। मतलब एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। सर ऐसा क्यों? देखो, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस के बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते होंगे। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के साथ साथ इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता होगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता होगा। तो क्या तुम लोग शुरू से इन 3 पॉइंट्स को नहीं जानते हो? सर हम जानते हैं। देखो, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल होंगे एटॉमिक साइज उतना बड़ा होगा। ओके, नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज का बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं इनर शेल्स भी तो बढ़ रहे हैं, और इनर शेल इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल सेकेंड शेल है। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल तो सेकेंड शेल है। तो जो सेकेंड शेल है उसके अंदर कितने शेल है? एक। तो ऑक्सीजन में इनर शेल तो एक ही बचा। लेकिन अगर मैं पोलोनियम पे चले जाऊं तो बेटा पोलोनियम का वैलेंस शेल 6ठे नंबर वाला है, उसके अंदर 5 इनर शेल हैं, और 5 इनर शेल में सोचो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ गए? तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतने ज़्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितने ज़्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या बोलेंगे? रिपल्शन लगा रहे होंगे, जा जा जा। तो उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को भगाया जा रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ गए, इस वजह से बेचारा न्यूक्लियस, भले ही प्रोटॉन्स बहुत है न्यूक्लियस में, लेकिन पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, और इनके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को दबाते जाएंगे, अंदर की ओर दबाते जाएंगे। अब न्यूक्लियस चाह के भी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका कम हो गया। तो ये 3 फैक्टर एटॉमिक रेडियस को गाइड करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़े, अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, लेकिन अगर न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। तो क्या ये फैक्टर समझ में आए? अब देखो, इन सारे फैक्टर्स को मैं एक साथ जोड़ के लिखता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास में एक ऑक्सीजन का एटम है, ये चलो मेरे पास में फ्लोरीन का एटम है। फ्लोरीन के एटम्स में 9 प्रोटॉन है, ये इसका पहला शेल और ये उसका दूसरा शेल। अब इसके पास में मात्र 2 ही शेल है, और इस फ्लोरीन के पास 2 ही शेल है। अब ये फ्लोरीन जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्डिंग करेगा, जैसे मान लो ये कोई दूसरा एटम आ गया, ये मान लो एक हाइड्रोजन आ गया, और ये हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल, और ये इसका फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, और ये तुम्हारा फ्लोरीन है, ये इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई। अब देखो, क्योंकि ये फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा है, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस बहुत छोटा है, इसमें नंबर ऑफ शेल्स 2 होंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होगा, और जेड इफेक्टिव बहुत पावरफुल होगा। इसका मतलब ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को तो होल्ड करेगा, इसकी नज़र इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पर भी आ जाएगी, और ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर पूरी ताकत से खींचने की कोशिश करेगा। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन भाई अगर मान लो तुम्हारे पास में आयोडीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, तो आयोडीन में 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल और 5 शेल होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ, तो 5 शेल होते हैं। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन, मान लो यहां पर एक हाइड्रोजन फिर आ जाए, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, अब इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई। अब इस न्यूक्लियस को पहले इसके इलेक्ट्रॉन्स ने दबाया, फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स ने दबाया, फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स ने दबाया,
फिर इसके इलेक्ट्रॉन दबाए, तो ये बेचारा न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को तो बड़ी मुश्किल से पकड़ रहा है, ये इस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को कहां अपनी ओर खींच पाएगा। तो इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो हमेशा ध्यान रखना, अब आप लोगों को बस यही फैक्टर समझना है कि भैया एक एटम का एटॉमिक रेडियस कितना है, ठीक है। अच्छा, और फिर फैक्टर क्या काम करेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेक कर लो भाई। अगर एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसका मतलब यह है कि वो एटम अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ पा रहा है वैलेंस शेल के, तभी तो वो आसानी से निकल गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ पा रहा है, वो किसी और एटम के इलेक्ट्रॉन को कैसे अपनी ओर खींच के लाएगा? नॉट पॉसिबल। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर किसी एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है, मतलब कि उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इसका मतलब ये है कि उस एटम का न्यूक्लियस पावरफुल है। न्यूक्लियस पावरफुल है मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, नंबर ऑफ शेल कम है, साइज कम है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम के तो नहीं छोड़ेगा, बल्कि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को जिसने उसके साथ में बॉन्डिंग करी उसको भी खींच के अपनी ओर ले आएगा। सो दैट विल बी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी एटम अपने पास इलेक्ट्रॉन को खसकाता है, पूरा कब्जा नहीं करता। क्या राजा ने प्रेम के प्लॉट पे कब्जा कर लिया था? हाँ सर। लेकिन क्या पूरा कब्जा किया था? ना सर। तो यहां पर ध्यान रखना, आयोनिक बॉन्डिंग वाला केस नहीं होगा कि सोडियम का पूरा इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया, नहीं, वो आयोनिक बॉन्डिंग में चला जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिर्फ ये मतलब होता है कि जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, यानी मेरा एक इलेक्ट्रॉन और तेरा एक इलेक्ट्रॉन, उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ओर खिसका लेगा, थोड़ा सा अपनी ओर कर लेगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो अपने से दूर जाने देगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्लीन? क्लीन? दिमाग में एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट बैठ गया। चलिए आइए इसके हम लोग ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। ट्रेंड्स इसके बहुत इजी हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन ट्रेंड्स पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बता दूं जो आप लोगों को बेसिक याद रखनी है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चाय से डिनोट किया जाता है। ग्रीक वर्ड है विच इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज चाय। इसको चाय से डिनोट किया जाता है। जस्ट like you have watched, like ionization enthalpy and electron gain enthalpy, electronegativity यानी it cannot be measured, it cannot be measured, therefore electronegativity do not have any unit। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट लिखते हो ना, किलो जूल्स पर मोल, इसकी यूनिट नहीं लिखते। तो फिर क्या करें? सो इन ऑर्डर टू गिव सम वैल्यू, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कुछ तो वैल्यू देनी पड़ेगी। सो देयर वर मेनी स्केल्स अवेलेबल, देयर वर मेनी स्केल्स क्रिएटेड फॉर गिविंग a value, for giving a value to electronegativity। लाइक कौन कौन सी स्केल्स मार्केट में अवेलेबल है? लाइक कौन कौन सी स्केल्स मार्केट में अवेलेबल है? सबसे पहले तुम्हारी पॉलिंग्स स्केल, जो कि सबसे ज्यादा यूज करी जाती है, हम भी इसी की वैल्यू याद रखेंगे। दूसरी एक मिलिकेन स्केल होती है, मिलिकेन स्केल होती है। एक रॉस्कोव स्केल भी होती है। मैं एक बार उसका स्पेल चेक कर लेता हूँ, मेरे को हमेशा उसके स्पेल में रॉकोव, वही मेरे को इसका नाम हमेशा कंफ्यूज करता है। जैसे रॉकोव स्केल, ये सब मार्केट में अवेलेबल है, बट वी हैव टू प्रिफर द पॉलिंग्स स्केल। पॉलिंग्स स्केल याद करना बहुत आसान होती है। तो जो मैं आपको ट्रेंड सिखाऊंगा वह मैं आपको पॉलिंग स्केल के हिसाब से सिखाऊंगा। तो पहला ट्रेंड ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एंड दूसरा ट्रेंड मैं आपको सिखाऊंगा टॉप टू बॉटम वाला, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम एंड सेजियम वाला। तो दो ट्रेंड मैं आपको यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू ही सिखाने वाला हूं। तो देखिए, वाह, इसी कमरे में क्यों रुक गया, पड़ोसी के घर में चला जाता, यहीं क्यों रुक गया। चलिए, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर कोई है तो वो है फ्लोरीन, जिसकी पॉलिंग स्केल्स में एक रैंडम वैल्यू दे दी गई 4.0। पॉलिंग्स ने इसे एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी 4.0। फिर सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन 3.5। फिर तीसरा भिखारी नाइट्रोजन। ये तीन दुनिया के सबसे बड़े भिखमंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास रखते हैं, जिससे बॉन्डिंग करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच के ले आते हैं। यही तो भिखारी पना है। सो दुनिया के तीन मोस्ट भिखारी कौन? फोन आर द मोस्ट भिखारी एलिमेंट्स इन द केमिस्ट्री। टॉप तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिर इसकी 2.5, इसकी 2.0, इसकी 1.5 एंड इसकी 1। फिर क्या ट्रेंड समझ में आया? क्या ट्रेंड समझ में आया कि जब कभी भी पीरियोडिक टेबल में आप लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सो ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। कारण कोई पूछेगा तो भाई लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ने का मतलब है, सॉरी मैंने इसको गलत लिख दिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोलते भी नहीं हो, बोलना चाहिए ना कैमरे में से निकल के, सर गलत है। फिर कमेंट्स में लिखोगे सर 38.20 सेकेंड यू रोट इट गलत, ध्यान से पढ़ाओ, पहले बोल दिया करो। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। नंबर ऑफ शेल कंसिस्टेंट है, लेफ्ट से राइट जाने में नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे हैं, इस वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी नहीं बढ़ रहा है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। एंड जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीजेस। समझ गए रीजन? अच्छा, टॉप टू बॉटम चलते हैं। 0.9, 0.8, 0.7, 0.6। तो टॉप टू बॉटम का ट्रेंड क्या याद किया कि जब कभी भी आप टॉप टू बॉटम जाएंगे ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट ऐसा लिखना चाहिए। एंड ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्यों? साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्योंकि आयनाइजेशन इंथैल्पी कम हो जाती है, नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव घट जाता है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा पॉइंट यहां पर मैंने आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझा दिया है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों को स्पेसिफिकली अगर आप क्लास 8, 9 और 10 के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए गाइस, अनअकैडमी पर होने वाला है एक शानदार टेस्ट जिसका नाम है एमर्ज। ये इंडिया का एक अल्टीमेट मॉक टेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, फॉर क्लास 10th एंड फॉर क्लास 12th ऑल्सो। ये एक 90 मिनट्स का टेस्ट होने वाला है, पूरा MCQs बेस्ड टेस्ट होगा। इसके अंदर आपको फ्री मॉक टेस्ट हर वीक मिलेंगे। तो अभी आप लोगों को 18th एंड 19th सितंबर के लिए प्रिपेयर करना है। टाइम रहेगा शाम को 5 बजे से 6:30 बजे। इस टेस्ट को पूरी तरीके से अनअकैडमी ने डिजाइन किया है फॉर द CBSE गाइडलाइंस। अगर आप इस टेस्ट को देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ऑल इंडिया लेवल पर कहाँ रैंक कर रहे हो। आपको पूरा परफॉर्मेंस शीट मिलेगा एंड इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जिनमें से मैं भी शामिल हूं, इसके वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस देर किस बात की, इमर्ज के लिए अभी एनरोल कर लीजिए। एंड अब अगर इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप देखकर मुझे पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। अब गाइज यहां पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट एंड पॉजिटिविटी वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे एंड और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगा कि अब आप लोगों को एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि यार ये मेटल है कि नॉन मेटल है।
तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, बट यहाँ तक नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, सी यू, बाय बाय मेरे लाडलो।